आज हम थर्ड ईयर के पेपर सेकंड ग्रामीण तथा नगरीय समाजशास्त्र रूरल एंड अर्बन सोशियोलॉजी के यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर ग्रामीण समाजशास्त्र, इसका इंट्रोडक्शन कि ग्रामीण समाज ऑरिजिन किस तरह से हुआ, उसका डेवलपमेंट कैसा हुआ, फर्दर उसका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ। तो सबसे पहले, क्योंकि चैप्टर का नाम है ग्रामीण तथा नगरीय समाजशास्त्र, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ग्रामीण समाजशास्त्र क्या है, फिर उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और उसका विकास कैसे हुआ। तो हम ये देखते हैं कि मनुष्य के व्यवहार एवं सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करने के लिए समाजशास्त्र में बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत सारी ब्रांचेस जो है वो सोशियोलॉजी की निकली, जिसके अंदर की मनुष्य के व्यवहार और उसके सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्ष, उनका अध्ययन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, औद्योगिक समाजशास्त्र, धर्म का समाजशास्त्र, ज्ञान का समाजशास्त्र, शिक्षा का समाजशास्त्र, चिकित्सा का समाजशास्त्र, कानून का समाजशास्त्र, सामाजिक मनोविज्ञान, नगरीय समाजशास्त्र, राजनीतिक समाजशास्त्र, पारिवारिक समाजशास्त्र, ये सारी की सारी समाजशास्त्र की विभिन्न शाखाएं हैं। यानी समाजशास्त्र में हम संपूर्ण समाज का अध्ययन करते हैं और समाज में बहुत सारी व्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, चाहे मनुष्य का धार्मिक जीवन हो, आर्थिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो, ये सारे जीवन के विभिन्न पक्ष होते हैं, समाज के विभिन्न पक्ष होते हैं और ये सारे पक्ष एक साथ मिलके एक समाज का निर्माण करते हैं। तो जब हमें एक समाज का अध्ययन करना है तो हमें ये समाज की विभिन्न शाखाएं जो हैं उसको हमने अलग अलग सोसाइटी को हमने अलग अलग ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अलग अलग शाखाओं में बांट दिया। आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि समाजशास्त्र एक वृक्ष है और धर्म का समाजशास्त्र, राजनीतिक समाजशास्त्र, चिकित्सा का समाजशास्त्र, ये सारी उसकी ब्रांचेस हैं। तो मेन रूट जो है वो समाजशास्त्र है और ये सारी की सारी उसमें से निकली हुई ब्रांचेस हैं जो कि समाजशास्त्र में समाहित होती हैं। तो ग्रामीण समाजशास्त्र जो है वो भी इसी प्रकार से समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा है जो कि मानव के ग्रामीण जीवन का सर्वांगीण अध्ययन करता है, क्योंकि मानव जीवन शहर में भी पाया जाता है और गांव में भी पाया जाता है। जब हम मनुष्य के ग्रामीण जीवन की बात करते हैं तो उस ग्रामीण जीवन का सर्वांगीण अध्ययन यानी कि समस्त संपूर्ण अध्ययन जो है वो ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ये आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि ग्रामीणों का व्यवसाय और जीवन, जो जिस तरह का ऑक्यूपेशन होता है वो, और उनके जो जीने का जो तरीका होता है वो नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वालों से भिन्न है। कृषि वहाँ प्रमुख व्यवसाय होता है, लेकिन नगरों के अंदर हम कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय भी देखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ग्रामीण जो जीवन है और व्यवसाय है वो नगरीय क्षेत्रों से भिन्न होता है और उनका व्यवहार, जीवन विधि, विश्वास ग्रामीण जो पर्यावरण होता है उससे काफी प्रभावित होता है। इसलिए उनका अध्ययन करने के लिए हमें समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा की आवश्यकता महसूस हुई और हमने उस शाखा को नाम दिया ग्रामीण समाजशास्त्र। ग्रामीण समाजशास्त्र समाजशास्त्र से इस रूप में भी भिन्न है कि जहाँ समाजशास्त्र में सभी मानवीय समूहों एवं घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, वहाँ ग्रामीण समाजशास्त्र में केवल ग्रामीण पर्यावरण में सामाजिक घटनाओं एवं समूहों का अध्ययन किया जाता है। यानी समाजशास्त्र में हम सभी पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, सभी पर्यावरण में रहने वाली सभी सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, लेकिन ग्रामीण समाजशास्त्र में सिर्फ ग्रामीण पर्यावरण में घटित होने वाली सामाजिक घटनाएं और उस पर्यावरण में रहने वाले समूहों का अध्ययन किया जाता है। की परिभाषा एवं अर्थ, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ग्रामीण समाजशास्त्र। ग्रामीण समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्रामीण और समाजशास्त्र।
यानी कि ग्रामीण जीवन का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसमें अनेक विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी, जिसमें से कुछ प्रमुख परिभाषाएं मैंने यहाँ बताई हैं। पहली परिभाषा है लॉरी नेल्सन की। लॉरी नेल्सन ने कहा था कि ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय सामग्री विभिन्न प्रकार के समूह जैसे कि ग्रामीण पर्यावरण में पाए जाते हैं का विवेचन एवं विश्लेषण है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ग्रामीण पर्यावरण और नगरीय पर्यावरण दोनों ही डिफरेंट होते हैं। तो ग्रामीण पर्यावरण में जो समूह पाए जाते हैं और वो समूह भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, एक जैसे समूह नहीं होते। उन विभिन्न प्रकार के समूहों का विवेचन और विश्लेषण ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। दूसरी परिभाषा AR देसाई की है। इन्होंने कहा था कि ग्रामीण समाजशास्त्र का मूल कार्य ग्रामीण समाज के विकास के नियमों को खोज निकालना है। देखिए, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि समाज का निरंतर विकास होता है। वैसे ही ग्रामीण समाज के अंदर भी विकास हुआ है, तो जो उसके विकास के नियम थे कि किन किन नियमों के अंतर्गत ग्रामीण समाज में विकास हुआ और वो विकास किस प्रकार का हुआ, ये सब जानने का प्रयास जो है वो ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। एक और डेफिनेशन है J.M. गिलेट की। इन्होंने कहा था कि हम ग्रामीण समाजशास्त्र को समाजशास्त्र की वह शाखा मान सकते हैं जो ग्रामीण समुदायों का, उनकी दशाओं एवं प्रवृत्तियों के अन्वेषण एवं प्रगति के सिद्धांत निर्माण हेतु व्यवस्थित अध्ययन करती है। यानी एक सिस्टमेटिक स्टडी है, अ सिस्टमेटिक स्टडी अबाउट दी जो रूरल कम्युनिटीज़ हैं, उनके जो ट्रेंड्स हैं, उनका जो प्रोग्रेस की जो थ्योरीज हैं, उनकी एक सिस्टमेटिक स्टडी है। तो ये बेसिकली इट्स अ ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी, ये एक समाजशास्त्र की शाखा है और इस शाखा के अंतर्गत हम इन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं। अब जो ऊपर हमने परिभाषाएं देखी थी, उन परिभाषाओं से कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आते हैं कि बेसिकली व्हाट इज रूरल सोशियोलॉजी, ग्रामीण समाजशास्त्र है क्या। तो उपरोक्त जितनी भी परिभाषाएं थी, उन परिभाषाओं से निष्कर्ष ये निकलता है कि सबसे पहले ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पर्यावरण में मानवीय संबंधों का अध्ययन करता है। जब हम समाजशास्त्र की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मैकायर और पेज ने एक डेफिनेशन दी थी जो कि बहुत ही फेमस डेफिनेशन है, बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। सोशियोलॉजी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशंस। तो ये यहाँ ग्रामीण समाजशास्त्र के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ग्रामीण पर्यावरण में मानवीय संबंधों का अध्ययन करना, क्योंकि समाजशास्त्र में हम मानवीय संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो अगर उन मानवीय संबंधों का हम ग्रामीण पर्यावरण में अध्ययन करते हैं तो ग्रामीण समाजशास्त्र कहलाता है। दूसरी चीज कि ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत ग्रामीण समूह एक वर्ड है जो कि रेगुलर आगे यूज किया जा रहा है, ग्रामीण, क्योंकि हम ग्रामीण समाजशास्त्र की बात कर रहे हैं, यहाँ एरिया स्पेसिफिक है, इस एरिया की स्टडी कर रहे हैं हम लोग, इसलिए ग्रामीण समूहों, ग्रामीण सामाजिक प्रक्रियाओं एवं अंतःक्रियाओं, ग्रामीण सामाजिक संरचना जो वहाँ का स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन आदि का एक शब्द आप देखिए हमेशा यूज किया जाता है, व्यवस्थित, सिस्टमेटिक। जब आप व्यवस्थित अध्ययन करते हैं तभी वो अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है, इसलिए हम कहते हैं कि आदि का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। तो ये शब्द ज़रूर यूज़ करना है आपको किसी भी, जब हम बात करते हैं कि ये समाजशास्त्र एक विज्ञान है, तो समाजशास्त्र के अंतर्गत किए जाने वाले जितने भी अध्ययन हैं वो क्रमबद्ध और व्यवस्थित होने ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि ग्रामीण समाजशास्त्र है, इसलिए हम लोग ग्रामीण समूहों का, ग्रामीण सामाजिक प्रक्रियाओं का, इंटरैक्शंस जो होते हैं लोगों के अंदर आपस में जो अंतःक्रियाएं होती हैं, जिस तरह की सामाजिक संरचना और संगठन गाँव में पाया जाता है, उन सब का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है।
और एक तरफ हम कह सकते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र संपूर्ण ग्रामीण जीवन का ही विज्ञान है। देखिए यहाँ हमने विज्ञान शब्द यूज कर लिया क्योंकि हम ऊपर कर रहे हैं व्यवस्थित अध्ययन। तो ये क्या है, संपूर्ण ग्रामीण जीवन का विज्ञान है, क्योंकि ये ग्रामीण समाजशास्त्र है। एक ये भी कि ये केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं है, सिर्फ यहाँ जो हम नॉलेज गेन कर रहे हैं वह थ्योरेटिकली ही नहीं है, वरन ग्रामीण समस्याओं के निराकरण, ग्रामीण पुनर्निर्माण और उत्थान में व्यवहारिक योग देने वाला भी विज्ञान है। इसका कहने का मतलब ये है कि ग्रामीण समाजशास्त्र के द्वारा जब हम गाँवों का अध्ययन करते हैं, गांव में रहने वाले लोगों का अध्ययन करते हैं, लोगों के बीच में पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन करते हैं, गांव की जो संरचना है उसका अध्ययन करते हैं, वहाँ पाई जाने वाली व्यवस्था का अध्ययन करते हैं, वहाँ के संगठन का अध्ययन करते हैं, तो हम गाँवों के अंदर जितनी भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं उन समस्याओं का कारण जानने का प्रयास करते हैं। और जब हम उन समस्याओं के कारण जान जाते हैं तो हम उनका निराकरण, उनके सॉल्यूशन निकालने के अंदर भी हेल्प करते हैं। तो ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होती, सिर्फ हमें इससे सैद्धांतिक ज्ञान ही प्राप्त नहीं होता। गाँवों का अध्ययन करके हम गाँवों के अंदर उत्पन्न होने वाली समस्याओं के सॉल्यूशंस भी निकाल सकते हैं, गांव को पुनर्निर्माण करने में भी हेल्प दे सकते हैं और उसके साथ साथ गांव का विकास करने के अंदर भी हेल्प कर सकते हैं कि किस प्रकार से गांव के अंदर चेंजेस आने चाहिए, उसके स्ट्रक्चर में क्या चेंज आना चाहिए, उसकी फंक्शनिंग में क्या चेंज आना चाहिए, जिससे कि गांव का विकास हो सके। तो ग्रामीण समाजशास्त्र से जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो सिर्फ हमारे ज्ञान में ही वृद्धि नहीं करती, बल्कि उस ज्ञान को हम व्यवहारिक रूप से भी काम में ले सकते हैं। ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास का, ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ रूरल सोशियोलॉजी, कि किस प्रकार से ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई और उसका विकास किस प्रकार से हुआ। मानव का सर्वप्रथम निवास जो है वो गांव से ही प्रारंभ हुआ था। सबसे पहले मनुष्य जो है वो जंगलों में रहता था, फिर उसने एक सिस्टमेटिक लाइफ जीनी शुरू की, तो छोटे छोटे कबीले बनाने शुरू किए, कबीलों के बाद छोटे छोटे कस्बे, कस्बों से गांव की व्यवस्था जो थी वो सामने आई। तो हम जो देखते हैं कि मनुष्य का जो एक सिस्टमेटिक जीवन जो था वो गांव से शुरू हुआ था, और उसके बाद नगरों का निर्माण गांवों के बहुत बाद में हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्रामीण समाज जो है उसका इतिहास बहुत पुराना है। ग्रामीण समाज के बारे में अति प्राचीन काल से ही विद्वान अपने अपने विचार प्रकट करते आए हैं, और कहावतों में, मुहावरों में, लोकगीतों में, कविताओं में ग्रामीण जीवन की झलकियां प्रस्तुत की जाती हैं। पुराने आप लोकगीत उठा लीजिए, कविताएं उठा लीजिए, लोकोक्तियां उठा लीजिए, मुहावरे उठा लीजिए, कहावतें देखिए, जिनसे कि हमें गाँव के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ग्रामीण जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ग्रामीण संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ग्रामीण समाज में परिवर्तन तथा उनसे उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन करके उसके हल निकालने के प्रयास के बारे में भी सामाजिक दार्शनिकों ने, समाज सुधारकों ने, प्रशासकों ने समय समय पर अपने विचार व्यक्त किए। देखिए, मनुष्य जहाँ रहता है वहाँ परेशानियाँ, समस्याएं होती हैं, तो उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए अनेक समाज सुधारक जो थे वो भी आगे आए। जो उस टाइम के एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए, जो सामाजिक दार्शनिक थे उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए कि किस प्रकार से ग्रामीण जो सामाजिक समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सकता है, उनका निराकरण किया जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें वैज्ञानिक विधि से ग्रामीण जगत का अध्ययन की, तो ग्रामीण समाजशास्त्र ने 19वीं सदी से प्रारंभ किया था। ग्रामीण समाजशास्त्र का वैज्ञानिक विधि से अध्ययन जो था वो 19वीं सदी से प्रारंभ हुआ, और वर्तमान ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति जो है वो नगरीकरण व औद्योगिकरण के प्रभावों से उत्पन्न ग्रामीण समस्याओं के अध्ययन एवं उन्हें हल करने की आवश्यकता का ही परिणाम है। ग्रामीण समाजशास्त्र जो उसकी उत्पत्ति क्यों हुई, इसके पीछे जो मेजर कारण था, जो मेजर रीजन था,
वो था नगरीकरण और औद्योगिकरण। जब नगरीकरण हुआ, औद्योगिकरण हुआ, तो उसके प्रभाव से कई ग्रामीण समस्याएं उत्पन्न हुई। गांव खाली हो गए, लोग गांवों से शहरों की तरफ मूव करने लगे, तो इससे गांवों के अंदर कई समस्याएं जो थी वो पैदा होने लगी और उन समस्याओं का हल करने की आवश्यकता महसूस होने लगी कि इन समस्याओं का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए ग्रामीण समाजशास्त्र जो है उसकी उत्पत्ति हुई। जब अन्य विज्ञान ग्रामीण जीवन की दशाओं व समस्याओं का अध्ययन जो है वो संतोषजनक रूप से नहीं कर सके, तो इस कार्य के लिए ग्रामीण समाजशास्त्र ने एक पृथक विज्ञान के रूप में जन्म लिया। दूसरे जितने भी सोशल साइंसेस थी वो ग्रामीण समाज में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का निराकरण नहीं कर पाए, तो उस वक्त ग्रामीण समाजशास्त्र जो है वो एक पृथक विज्ञान के रूप में विकसित हुआ। 19वीं सदी के मध्य में कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी जिन्होंने अब तक चले आ रहे ग्रामीण जीवन को झकझोर दिया। कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने कि ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि ग्रामीण समाज को समझना जरूरी है। अगर उसे समझा नहीं गया तो ग्रामीण समाज में व्याप्त जो समस्याएं हैं उनका निराकरण नहीं किया जा सकेगा। जैसे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदय, उत्पादन में मशीनों का प्रयोग, औद्योगिकरण व नगरीकरण से प्रभाव से प्राचीन ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक जीवन में परिवर्तन और गांव में अनेक समस्याएं, ये सब कुछ ऐसे परिवर्तन थे जिन्होंने ग्रामीण समाजशास्त्र जो है उसको उत्पत्ति के लिए प्रेरित किया। क्योंकि लोग ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था थी वो चरमराने लगी। जो बहुत बड़ी संख्या में लोग कृषि से जुड़े हुए थे वो कृषि व्यवसाय को छोड़कर गांवों से शहरों की तरफ मूव करने लगे। उनकी जो पारिवारिक व्यवस्था थी वो विखंडित होने लगी। जो संयुक्त परिवार व्यवस्था थी वो एकाकी परिवार व्यवस्था में परिवर्तित होने लगी। तो कुछ ऐसी समस्याएं थी जिन्होंने कि ग्रामीण समाजशास्त्र को उत्पत्ति के लिए प्रेरित किया। अब हम अगर ग्रामीण समाजशास्त्र की बात करें तो हम देखते हैं कि भारत को हम गाँव का देश कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और यहाँ की संस्कृति जो है वो ग्रामीण संस्कृति है और लगभग 72.2% जनसंख्या जो है वो गाँव में निवास करती है और 5.57 लाख लोग जो हैं वो गाँव में निवास करते हैं। गांव की जो सभ्यता और संस्कृति है वो बहुत ही प्राचीन है और आज भी गांव हमारी सभ्यता और संस्कृति को प्रिजर्व करके रखे हुए हैं, उसको संरक्षित करके रखे हुए हैं। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों, वेदों, पुराणों, स्मृतियों व संहिताओं में ग्रामीण जीवन के विभिन्न पक्षों पर विस्तार से चर्चा मिलती है। ग्रामीण जीवन के बारे में बहुत सारी बातें जो हैं वो हमारे वेदों के अंदर, हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर, हमारे पुराणों में हमको पढ़ने को मिलती हैं। लेकिन औद्योगिकरण, नगरीकरण व यातायात के विकसित साधनों ने ग्रामीण जीवन को बहुत तेजी से प्रभावित किया और जो आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी गांव थे वे परावलंबी हो गए। सुसंगठित गांव में विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। लोग शहरों की चकाचौंध और तड़क भड़क और सुविधाओं से आकर्षित होकर गांव को छोड़कर शहरों की तरफ मूव करने लगे। गांव में गरीबी, बेकारी, ऋणग्रस्तता और कृषि से संबंधित अनेक समस्याओं ने जन्म लिया। अंग्रेजी शासनकाल में गांव की बिगड़ती दशा पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया था और गांव की हालत बद से बदतर होती चली गई। अब अगर हम बात करें कि भारत के अंदर ग्रामीण समाजशास्त्र का विकास किस प्रकार से हुआ तो उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र का विकास और दूसरा, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र का विकास। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वतंत्रता से पूर्व भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र के विकास की। तो भारत में स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजी शासन के दौरान 19वीं सदी में ग्रामीण जीवन से संबंधित कुछ अध्ययन हुए थे जिनका उद्देश्य जो था वो ग्रामीण पुनर्निर्माण, सुधार या कल्याण नहीं था बल्कि राजनीतिक लाभ प्राप्त करना था।
किंतु इन अध्ययनों का एक लाभ ये अवश्य हुआ कि इनके द्वारा जो मॉडल्स, जो प्रारूप स्थापित किए गए, उन्होंने आगे होने वाली जितनी भी स्टडीज थे, जितने भी अध्ययन थे, उनके लिए मार्गदर्शन का कार्य किया। उनके लिए एक रूपरेखा, एक स्ट्रक्चर जो था वो प्रस्तुत किया। सन 1803 में ग्रामीण पारिवारिक एवं आर्थिक जीवन का विवरण देने वाली एक पुस्तक थी इंडियन रिक्रिएशन, जिसे कि विलियम टीनांट ने लिखी थी। और वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से ये पुस्तक चाहे अपूर्ण थी, किंतु प्रारंभिक प्रयत्न के रूप में एक उपयोगी दस्तावेज है। इंडियन रिक्रिएशन 1803। 1861 में सर हेनरी मैन ने एक बुक लिखी थी एंशिएंट लॉ, जिसमें भारतीय ग्रामों की सामाजिक आर्थिक समस्याओं एवं भूमि व्यवस्था पर प्रकाश डाला था। उसके बाद बैरन पॉवेल जो था, उसने 2 किताबें लिखी थी, इंडियन विलेज कम्युनिटी, द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ विलेज कम्युनिटीज इन इंडिया। इंडियन विलेज कम्युनिटी 1872 में लिखी गई, एंड द ओरिजिन एंड द ग्रोथ ऑफ विलेज कम्युनिटीज इन इंडिया 1899 में बैरन पॉवेल द्वारा लिखी गई। ये कुछ ऐसी बुक्स थी जो कि जिन विद्वानों के द्वारा लिखी गई, इन विद्वानों का बहुत बड़ा योगदान रहा। ग्रामीण अध्ययनों के जनक के रूप में या जन्मदाता के रूप में इनके जो विश्वसनीय अध्ययन थे, उन्होंने ग्रामीण अध्ययनों में बहुत बड़ा योगदान दिया। इसके बाद हम करते हैं बात स्वतंत्रता के पश्चात भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र का विकास। तो 1947 में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी और नई सरकार ने ग्रामों की बिगड़ती दशा को सुधारने का निश्चय किया। जैसे ही हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, उसके बाद ये रियलाइजेशन गवर्नमेंट को हुआ कि गांव की दशा को सुधारा जाना चाहिए। जब तक गांव में निवास करने वाले करीब 72.22% जनसंख्या के कल्याण की बात नहीं सोची जाती, तब तक आज़ादी का उनके लिए कोई अर्थ नहीं है। ऐसा माना जाता था कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी बड़ी जनसंख्या जो कि गांव में रहती है, अगर उस जनसंख्या के विकास की बात नहीं की जाती है तो विकास की बात ही बेमानी है, वो आज़ादी, वो स्वतंत्रता ही बेमानी है। और गांधी जी ने कहा था कि दिल्ली भारत नहीं है, भारत तो गांव में बसता है, इसलिए अगर आपको विकास करना है तो दिल्ली का नहीं, गांव का करिए, क्योंकि भारत कहाँ बसता है? गांव में बसता है, दिल्ली में नहीं बसता। अतः यदि हमें भारत को उन्नत करना है तो हमें गांव की दशा को सुधारना होगा। और उन्होंने एक नारा भी दिया था, गांव को वापस चलो, गो बैक टू विलेजेस। इसलिए भारत सरकार ने ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए सबसे पहले जो योजना शुरू की थी, उसका नाम था सामुदायिक विकास योजना, कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम। इस सामुदायिक विकास योजना के अंदर सबसे पहले ग्रामीण विकास की बात की गई। सरकार के अतिरिक्त अनेक अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों, राजनीति शास्त्रियों, बुद्धिजीवियों ने गांव की समस्याओं की ओर ध्यान दिया और अपना अध्ययन कार्य शुरू किया। यहीं से भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र की पृष्ठभूमि तैयार हुई। सरकार ने भारतीय जनता के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की। पंचवर्षीय योजनाएं, सामुदायिक विकास योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सहकारिता, भूदान, ग्रामदान एवं सर्वोदयी योजनाओं के द्वारा ग्रामों का कायाकल्प करने का प्रयास किया गया। ये कुछ योजनाएं थी जिनको आप एक बार वापस से सुन लें। पंचवर्षीय योजनाएं, सामुदायिक विकास योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सहकारिता, भूदान, ग्रामदान एवं सर्वोदयी योजनाएं, इनके द्वारा गांवों का विकास करने की, उनका पूरा कायाकल्प करने की सरकार के द्वारा प्रयास किया गया। इन विकास कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी गांव के बारे में जानकारी होना। जब भी कोई स्कीम बनाई जाती है, कोई योजना बनाई जाती है, कोई कार्यक्रम बनाया जाता है,
तो उस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए ये ज़रूरी है कि जिस जगह के लिए वो कार्यक्रम बनाया गया उस जगह के बारे में जानकारी प्राप्त हो। चूँकि ये योजनाएं गाँव के विकास के लिए बनाई गई थी, इसलिए उन गाँवों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी था। इस जानकारी के लिए गाँवों के अध्ययन जो थे वो प्रारंभ हुए, ग्रामीण अध्ययन जो थे वो प्रारंभ हुए। आज सभी ये महसूस करने लगे हैं कि ग्रामीण भारत की उन्नति एवं विकास के लिए ग्रामीण जीवन का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित अध्ययन किया जाना चाहिए। ये उस वक्त के जो विद्वान थे, जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, उन्होंने इस चीज़ को सोचना, इस चीज़ को महसूस करना शुरू किया कि अगर हमें गाँव का या ग्रामीण भारत की उन्नति करनी है, उसका विकास करना है, तो सबसे पहले हमें ग्रामीण जीवन का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन करना चाहिए। और बुद्धिजीवियों ने ग्रामीण अध्ययनों के प्रति पिछले कुछ वर्षों से रुचि जागृत हुई। धीरे धीरे लोगों में इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि हमें गाँव का अध्ययन करना चाहिए, हमें गाँव में जाना चाहिए और गाँव के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। और फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ दैट विलेज, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ दैट विलेजर्स, जो उस गांव में रहने वाले लोग हैं, उनकी क्या आवश्यकता है, वहाँ के पर्यावरण की क्या आवश्यकता है, उसके अकॉर्डिंग जो है योजनाएं बनाई जाए और उनको लागू किया जाए, तभी वो सक्सेसफुल हो सकती हैं। और जितने भी अध्ययन जो ग्रामीण अध्ययन किए गए थे, ये अध्ययन सामुदायिक विकास योजनाओं, कृषि समस्याओं, औद्योगिकरण व नगरीकरण के प्रभावों, कृषक समाजों, ग्रामीण नेतृत्व, गांव में बदलती सामाजिक संरचना जिसके अंदर की परिवार, जाति, नातेदारी, इनमें जो भी परिवर्तन हो रहे थे, उन सब से संबंधित रहे। जो भी स्टडीज़ की गई, जो भी रूरल स्टडीज़ की गई, ग्रामीण अध्ययन किए गए, वो इन सब टॉपिक्स से रिलेटेड रहे। भारतीय ग्रामीण समाज के बारे में जानकारी प्रदान करने वाली आज अनेक पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं और संस्थाएं हैं। मुख्यतः राज्यों के राजपत्र, जनगणना रिपोर्ट, राज्य व केंद्रीय सरकार द्वारा प्रकाशित की जाने वाली विज्ञप्तियां, अनुसूचित जातियों और जनजातियों की रिपोर्ट, राज्य व केंद्र की समाज कल्याण बोर्ड की रिपोर्ट, ये सब चीज़ें सरकार के द्वारा जितने भी प्रयास किए जा रहे थे, उन सब प्रयासों के बारे में जानकारी, ये सारी ग्रामीण सामग्री जो थी वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यही नहीं, भारत सरकार के प्रयासों तथा भारतीय गांवों का अध्ययन करने के लिए कुछ विदेशी समाजशास्त्रियों जैसे मॉरिस ऑपलर, मैडलबॉम, मैकम मेरिट आदि के अध्ययन के लिए भी उनको आमंत्रित किया गया। कुछ फॉरेनर्स को भी इंडिया में इनवाइट किया गया कि वो यहाँ आकर स्टडीज़ करें। और इसके अंदर ऑस्कर लेविस जो है, उसकी स्टडी बहुत फेमस है। उन्होंने मैक्सिको तथा भारत के 2 गांवों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया था। ग्रामीण समाज के बारे में सामग्री संकलन में भारतीय ग्रामीण समाज, इंडियन रूरल सोसाइटी नामक संस्था ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। और विभिन्न विद्वानों द्वारा ग्रामीण समाज से संबंधित बहुत सारी किताबें और लेख जो हैं वो भी लिखे गए, जिसमें से कुछ नीचे मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बुक्स के बारे में मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर। जैसे एस.सी. दुबे ने इंडियन विलेज, इंडियाज चेंजिंग विलेजेस, ये 2 फेमस बुक्स थी एस.सी. दुबे जी की। ये आपको बुक्स और उनके साथ राइटर्स ये आपको याद होने चाहिए। जनरली कॉम्पिटिशन्स के अंदर इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि इंडियन विलेज किस राइटर की बुक है, इंडियाज चेंजिंग विलेजेस किस राइटर की बुक है। तो यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए कि ये किताबें किस राइटर के द्वारा लिखी गई हैं। या कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एस.सी. दुबे की दो किताबों के नाम बताइए, तो आपको ये बुक्स के नेम्स जो है पता होना चाहिए। ये बहुत कॉमन और इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं। एम.एन. श्रीनिवास की इंडियाज विलेज एंड रिमेंबर्ड विलेज, ये 2 बहुत फेमस बुक्स हैं। B.R. चौहान का राजस्थान विलेज, आंद्रे बतई का कास्ट, क्लास एंड पावर, मजुमदार का रूरल प्रोफाइल। ये ग्रामों के अध्ययन, ये विभिन्न अध्ययन जो थे वो समाजशास्त्रियों के द्वारा ग्रामीण अध्ययन किए गए और उनके आधार पर इन्होंने अपनी बुक्स लिखी थी। ग्रामीण के अध्ययन जो थे उसके परिणाम स्वरूप अनेक अवधारणाओं का भी प्रतिपादन किया गया। जब इन लोगों ने फील्ड स्टडी की, गाँव में गए, गाँव का अध्ययन किया, तो उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट्स जो थे
वो भी डेवलप किए, कुछ नवीन अवधारणाएं जो थी वो भी डेवलप की, जैसे कि संस्कृतिकरण, संस्कृताइजेशन, पश्चिमीकरण, प्रभु जाति। ये एमएन श्रीनिवास के कॉन्सेप्ट्स थे जो कि उन्होंने अपनी स्टडीज में दिए थे, संस्कृतिकरण, प्रभु जाति और पश्चिमीकरण। कुलीनीकरण जो था वो नर्मदेश्वर प्रसाद द्वारा दिया गया था। लघु समुदाय, लघु परंपरा, दैट इज लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन, वो रेडफील्ड ने दिया था। सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की जो अवधारणा थी वो मैके मैरियट ने दी थी। और वर्तमान समय में अगर हम बात करते हैं तो पीएचडी की डिग्री के लिए या फिर एमए का जो डिसर्टेशन होता है उसके लिए अनेक छात्र जो है वो ग्रामीण समाज पर अपना शोध पत्र लिखते हैं। ग्रामीण समाज के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए वर्तमान में बहुत सारा साहित्य उपलब्ध है जो कि हमें गांव की बनावट, भाषा, जाति, भौगोलिक स्थिति, धर्म, संस्कृति आदि की भिन्नता के बारे में जानकारी देता है। इसलिए वर्तमान समय में आवश्यकता ये है कि हम अधिक से अधिक क्षेत्रीय अध्ययन करें, यानी फील्ड स्टडी करना ज़रूरी है। फील्ड में जाएं और फील्ड में जाकर ही हम उस क्षेत्र विशेष की समस्याओं के कारणों का पता लगाएं और फिर उन समस्याओं के निराकरण का प्रयास करें या उसके निदान के लिए हम कुछ न कुछ सॉल्यूशंस जो है वो हमारे द्वारा दिए जाएं। जब हम कहते हैं कि हम गांव के लिए योजना बना रहे हैं तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी योजना जो है वो उस क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के आधार पर होनी चाहिए। तो सभी गांवों पर हम एक सी योजना लागू नहीं कर सकते। अगर हम सभी गांवों पर एक सी योजना लागू करते हैं तो वो योजना की सफलता को संदिग्ध बना देता है। इतना ग्रामीण साहित्य उपलब्ध होने पर भी अभी अनेक भारतीय विश्वविद्यालयों में ग्रामीण समाजशास्त्र को एक पृथक विषय के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। उसे आज भी अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, सोशल वर्क, कृषि विज्ञान के अंतर्गत ही पढ़ाया जा रहा है। वर्तमान दशक में कुछ विश्वविद्यालयों में पृथक विषय के रूप में पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, लेकिन वर्तमान में आवश्यकता इस बात की है कि भारतीय ग्रामीण समाज पर उपलब्ध साहित्य का संकलन करके उसका समन्वय किया जाए और उचित निष्कर्ष निकाले जाए और उसके बाद ग्रामीण जीवन की समुचित व्याख्या प्रस्तुत की जाए, उसके अतीत और वर्तमान तथा विकास के नियमों को ज्ञात किया जाए। ऐसी स्थिति में ही हम कह सकते हैं कि गांवों के सुंदर भविष्य के निर्माण में ग्रामीण समाजशास्त्र अपना योगदान दे सकेगा। तो ग्रामीण समाजशास्त्र की भूमिका जो है वो तभी पूरी हो सकती है जबकि वह वास्तव में गांवों को समझकर, गांव की समस्याओं को समझकर उन समस्याओं के सॉल्यूशंस देने के अंदर हेल्पफुल रहेगा, तभी उसकी उपयोगिता साबित हो सकती है।